गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्क्रीन दिख रहा है सबको? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यस, ओके, वेरी गुड। So, definitions I told you in the last lecture that you have to write down as a assignment or all. ठीक है, शॉर्टकट में बता देती हूँ मैं क्या क्या है डेफिनेशंस में। जस्ट अ सेकेंड, तब तक रीड करो। गुड्स का डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है, यस और नो? गुड्स क्या होते हैं? Okay, so when we are talking about the goods means what? Goods means every kind of movable property, जो भी movable property होता है, जैसे कि movable property हम लोगों के पास क्या होता है? कोई भी गुड्स, अभी मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी कौन सा गुड्स बोलूं मैं आपको। जैसे कि ग्रास होता है, एक्शनेबल क्लेम, सिक्योरिटी शेयर्स वगैरह होते हैं, ये भी क्या है? एक तरह का गुड्स है कि नहीं? मूवेबल प्रॉपर्टी, हमारे घर का इवन फ्रिज भी है, वो क्या है? गुड्स है ना? टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये भी क्या है? गुड्स है ना? दैट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, सो मीन्स ऐसा गुड्स जो कि मूव होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। शेयर्स अगर मेरे पास है तो मैं वो बेच भी सकती हूँ ना। मेरे पास मेरे नाम पे जो शेयर्स है वो किसी नाम और के नाम पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। दैट इज द ट्रांसफरेबल, है ना? दैट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में। जो गुड्स का डेफिनेशन दिया हुआ है उसमें ये सब इंक्लूड होता है। और इसके साथ साथ गुड्स में जब हम लोग बात करते हैं, सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास वगैरह, ये चीजें भी यहाँ पे क्या होती है? इंक्लूड होती है, बराबर। अदर देन द मनी एंड सिक्योरिटीज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, देन और क्या क्या इंक्लूड होता है? ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम्स, then grass and the things which are attached to or forming part of a land से attached part अगर कोई है तो वो, ठीक है, which are agreed to be severed before supply or under the contract of supply। ठीक है, तो ये आपका क्या है? गुड्स का डेफिनेशन है। देखो कितना छोटा सा डेफिनेशन है। देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, सी द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कैसा होता है। अगर कल किसी को नहीं समझा है तो आपको पता चल जाएगा। रिवर्स चार्ज नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म होता है। जो नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म बताया था, देखो ये सप्लायर है, ये रिसीवर है। रिसीवर ने क्या किया? पेमेंट किया विथ जीएसटी टू द सप्लायर। सप्लायर डिपॉजिटेड द जीएसटी अमाउंट विद द गवर्नमेंट, ये नॉर्मल चार्ज है। तो रिवर्स चार्ज क्या होगा? रिवर्स चार्ज ये होगा, देखो ये यहाँ पे डिपॉजिट विद गवर्नमेंट है तो इसका रिवर्स, देखो रिवर्स इफेक्ट दिख रहा है, बराबर, मिरर इफेक्ट, है ना? सो रिसीवर इज पेइंग द जीएसटी टू द गवर्नमेंट and goods amount paid to the supplier. That is the reverse charge mechanism. I hope now also you all understand what is the reverse charge mechanism. Then next one, अभी ये पेज आपको बराबर दिख रहा है या नहीं, I don't know. So this is the page where the definitions are given about the consideration, e-commerce operator, goods, इंडिया का डेफिनेशन है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन है और पर्सन का डेफिनेशन है, बराबर। अभी नॉन टैक्सेबल सप्लाई अगर मैं बोलती हूँ, नॉन टैक्सेबल सप्लाई,
नॉन टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या होगा कि ऐसा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि नॉट लेविएबल टैक्स है, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है ना, नॉट टैक्सेबल सप्लाई। अंडरस्टैंड? अंडर द सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, तो ऐसा सप्लाई जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया है वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई का डेफिनेशन है फिर। ठीक है, देन पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है? पर्सन का डेफिनेशन यू ऑल ऑफ यू लर्नड इन द डायरेक्ट टैक्स। पर्सन पढ़ा है आपने अंडर सेक्शन 234 समथिंग, किसी ने बोला था पहले। यस, ओके, विच इंक्लूड्स इंडिविजुअल पर्सन, HUF, फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड ऑल्सो द एस्टेब्लिश्ड कॉर्पोरेशन, है ना, अंडर द एनी प्रोविजनल ऑफ सेंट्रल और स्टेट, है कि नहीं? एक्ट के अंडर आता है, कंपनीज एक्ट के अंडर आता है वो कॉर्पोरेशन। देन कॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी, कॉर्पोरेट मतलब जो बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं वो। देन लोकल अथॉरिटी, देन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, देन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एनी जुरिडिक्शनल पर्सन, है कि नहीं, then central government or state government. These are the person treated under the tax here under section 2 subsection 84। यहाँ पे क्या सेक्शन है? हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में सेक्शन पढ़ रहे हैं, अभी डायरेक्ट टैक्स का सेक्शन नहीं पढ़ रहे, इनडायरेक्ट टैक्स का सेक्शन पढ़ रहे। सो अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ सीजीएसटी एक्ट, पर्सन डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट वन, दैट इज द सर्विसेज का डेफिनेशन। सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें पता है हम लोग सर्विस लेते हैं, है कि नहीं? डॉक्टर का सर्विस लेते हैं, पार्लर का सर्विस लेते हैं, ओके, तो एजुकेशन का सर्विस लेते हैं, दीज आर द सर्विसेज। ये गुड्स सप्लाई हो रहा है क्या? मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या गुड्स बेच रही हूँ क्या? मैं कुछ बेच रही हूँ यहाँ पे? नहीं, आई एम रेंडरिंग अ सर्विसेज ऑफ एजुकेशन टू यू। So services. So anything other than the goods, money and securities, but includes the activity relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form to another form, ठीक है, currency or denomination to another form, understand, for which a separate consideration is चार्ज। सेपरेटली कंसिडरेशन जिस पर्पस के लिए, जिस एक्टिविटी के लिए आपको मिलता है जहां पे, उसको हम बोलेंगे सर्विसेज एज पर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 102। ओके, देन नेक्स्ट वन, दैट इज द सर्विसेज का डेफिनेशन अभी जस्ट बताया मैंने आप लोगों को सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंडर। देन सप्लायर का डेफिनेशन है कि सप्लायर कौन होता है, बराबर। तो सप्लायर वो होता है हु इज इन रिलेशन टू एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, shall mean the person supplying said goods or services or both, and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to the goods or services or both supplied, जो कि सप्लाई करता है ना, एज अ एजेंट करके भी सेल करता है, एज अ प्रिंसिपल करके भी सेल करता है, एज अ क्या बोलते हैं उसको, एक्टिंग एज अ एजेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स ऑल्सो, है ना, उस सप्लायर के बेस पे कोई और बिहाफ पे वो एजेंट बेच रहा है, प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सप्लायर बोलेंगे अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 105 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ठीक है, ये होता है सप्लायर का डेफिनेशन। देन टैक्सेबल पर्सन का डेफिनेशन क्या है? टैक्सेबल पर्सन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 107 में क्या बोलता है? ये कि पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और सेक्शन 24। सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में जो पर्सन लाइबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए उसे बोलेंगे टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में बताया गया है कि कौन से पर्सन ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बताया गया है, ओके, तो वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ही होगा ना, वहां पे रजिस्टर करना ही उसे एनी हाउ। ओके, और सेक्शन 22 में जो भी सप्लायर होंगे जिनका टर्नओवर अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब लिमिट रहेगा वो लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं अंडर सेक्शन 22। ओके, so that is the persons who are eligible to register under the section 24, 22 or 24 are the taxable persons। any doubt up to this? सिर्फ जस्ट मैं बता रही हूँ कि क्या डेफिनेशन है, वो आपको देख के ही लिखना है।
ओके, दैट इज द डेफिनेशन एज पर द रूल्स, वो चेंज नहीं होने वाला, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका मीनिंग चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। ओके, सो इंडिया का जो डेफिनेशन दिया हुआ है, इंडिया का जो डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गिवन एज पर द रेफरेंस गिवन इन द आर्टिकल 1 ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सॉरी 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो टेरिटरी ऑफ इंडिया का रेफरेंस दिया हुआ है, तो वो रेफरेंस यहाँ पे डिफाइन करता है इंडिया को। तो वो पूरा टेरिटरी पार्ट इंडिया का माना जाएगा फॉर द टैक्सेशन पर्पस अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स एज अ इंडिया, कि इंडिया में हुआ है करके, बराबर। जैसे कि सी एरिया होता है ना, सी एरिया के जोन्स होते हैं, बराबर। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, देन समुद्र के बीच में जो ये होता है बेस लाइन होता है, तो वो बेस लाइन कहाँ से कहाँ तक है कि नहीं, तो वो नॉटिकल माइल्स जो होते हैं फॉर द बेसिकली फॉर सी लाइंस, अंडरस्टैंड। तो वो दिया हुआ है आपको कि वो जो एरिया होता है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, तो वो एरिया का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो वो यहाँ पे डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। एयर स्पेस कितना इंक्लूड होगा, इवन एयर ऑल्सो, अंडरस्टैंड। एयर स्पेस जो होता है अबाउट इट्स टेरिटरी, तो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया का बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस टेरिटरी के अंडर जो एयर स्पेस रहेगा, तो वो एरिया एयर स्पेस एंड वाटर स्पेस भी इंक्लूड किया जाएगा इंडिया के डेफिनेशन में, अंडरस्टैंड। कि कौन से एरिया में टैक्स लगाना है, कौन से एरिया में टैक्स नहीं लगाना है, दैट विल बी, कौन से पार्ट को इंडिया का पार्ट मानना है नहीं मानना है, दैट इज गिवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो वो एक इंडिया का डेफिनेशन है। देन सर्विसेज का बताया मैंने, ये भी बताया टैक्सेबल पर्सन का। ऑडिट, ओके, ऑडिट भी होता है। ओके, सो ऑडिट मीन्स क्या होता है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 हियर इन द इनडायरेक्ट टैक्सेशन यू हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। ऑडिट मीन्स what you are going to examine over here. So examination of records, returns, documents which are maintained and transferred by the registered person under this act। इस एक्ट के अंडर कोई भी रजिस्ट्रेशन पर्सन ने कोई रिकॉर्ड बनाया हुआ है, रिटर्न्स बनाए हुए हैं या ट्रांसफर किया हुआ है कुछ भी, तो वो यहाँ पे एग्जामिन होगा। उसके साथ साथ टर्नओवर कितना डिक्लेयर किया हुआ है, टैक्स पेड कितना किया है, रिफंड कितना क्लेम किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना उसे अवेल हुआ है, बराबर, ये यहाँ पे ऑडिटिंग किया जाएगा। गॉट इट? एंड वेदर अंडर द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस द compliance is there or not with the transactions, okay, that will be checked by the auditor over here. So that is the definition given under section 2 subsection 13। okay, अंडरस्टैंड। ऑडिटिंग का मीनिंग वही है, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में वो क्या ऑडिट करेगा ये आपको इस डेफिनेशन के अंडर दिया हुआ है, व्हाट इट इंक्लूड्स। The definition of auditing under section 2 subsection 13, what it includes, what it is going to examine here, that is the given। okay, the next one, that is the business definition। business definition we have learned already in the 12th organization of commerce में आपने पढ़ा होगा, ओसी लिया था सबने, तो उसमें आपने पढ़ा होगा। तो सेम डेफिनेशन इज देयर, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, जो भी रहेगा वेजर, that are going through the similar activity, or any incident activity or ancillary activity that also included in the business, understand। supply or acquisition of goods is also include, capital asset is also included, है कि नहीं। provisions of by the club, association, society, ओके, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा। देन एडमिशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एनी पर्सन टू एनी प्रीमाइसेस, वो इंक्लूड होगा। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रेस क्लब, वो भी इंक्लूड होगा यहाँ पे बिजनेस में। सर्विसेज सप्लाइड बाय द पर्सन हु हैज होल्डर ऑफ द ऑफिस which has been accepted by him in the course of or furtherance of his trade or business। furtherance of trade और business मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये वर्ड आपको आगे भी सुनने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी एक्टिविटी यूज करेंगे, दैट एक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द बिजनेस, furtherance of the business। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, कौन से डेफिनेशंस आपको बता रही हूँ। दैट ऑल डेफिनेशंस यू हैव टू राइट डाउन इन योर बुक।
Okay, I will send you the pics of that definitions. No issues in that. Okay, तो जब मैं भेजूंगी तब आपको वो एज असाइनमेंट लिखना है. ठीक है. प्रिंसिपल सप्लाई मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई? आई टोल्ड यू व्हाट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई. ओके. सो ये एक तरह का जो ऐसा सप्लाई होता है विच इज द एलिमेंट ऑफ अ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड विच टू विच एनी अदर सप्लाई फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ दैट कॉम्पोजिट सप्लाई इज एंसिलरी. तो आपके मैंने एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है जिसमें क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं दैट आर कॉन्स्टिट्यूइंग. ठीक है. वो क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूट होते हैं एंड द प्रीडोमिनेंट होते हैं. प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होते हैं उसमें. क्या होते हैं? predominant element of the composite supply and which is having the other forming part, that is the composite supply which is ancillary to the main supply. ओके. तो ये जो प्रिंसिपल सप्लाई, इसमें ये जो दो मेन कंसेप्ट आती है, एक है कंपोजिट सप्लाई और दूसरा है प्रिंसिपल सप्लाई. ठीक है. कंपोजिट सप्लाई और प्रिंसिपल सप्लाई. और उसके साथ साथ एक मिक्स आता है. सो मिक्स सप्लाई इज ऑल्सो देयर. ओके. सो दैट मिक्स सप्लाई वी आर गोइंग टू लर्न सेपरेटली. आगे है शायद से वो. ठीक है. देन उसके बाद रिसिपिएंट का डेफिनेशन क्या है? रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ओके. रिसिपिएंट आप किसको बोलोगे इनडायरेक्ट टैक्स में? हु इज द रिसिपिएंट? ओके. दैट इज सो वेयर द कंसिडरेशन इज पेएबल फॉर द सप्लायर. जो पे करता है ना, सप्लायर को पे करेगा फॉर व्हाट? फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज पे रिसीव्ड बाय हिम. फॉर दैट. अंडरस्टैंड. एंड when there is a no consideration is payable for the supply of goods, मतलब क्रेडिट पे माल लेते हैं जब भी. ठीक है. लेकिन पोजेशन तो किया हुआ है ना गुड्स का. उसको गुड्स तो डिलीवर्ड हुए है ना, भले ही आपको पैसा नहीं मिला सप्लायर को, लेकिन उसने क्या किया है? नो कंसिडरेशन इज गिवन. पेएबल नहीं किया हुआ है. बट द पर्सन टू whom the goods are delivered or made available or to whom the possession of the goods and services are given मेड अवेलेबल, उसको भी तो आप रिसिपिएंट ही बोलोगे ना. पैसा आना बाकी है, दैट इज द अदर थिंग, बट स्टिल ही इज द रिसिपिएंट ना. वो रिसीव तो किया है ना उसने. ही इज द रिसीवर. अंडरस्टैंड? समझ में आया? सो दैट इज द डेफिनेशन गिवन अंडर द सीजीएसटी एक्ट. गॉट इट? तो ये रिसिपिएंट का होता है. देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बताया मैंने ऑलरेडी. ठीक है. बिजनेस का बताया, सर्विसेज का बताया. तो इतनी सारी डेफिनेशन है, वो आपको एज अ असाइनमेंट लिखना है. ये जो बोल रही थी ना अभी, कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होता है, दैट आई विल टेल यू. देखो, composite supply means the supply made by a taxable person to a recipient and you compromises of a two or more taxable supplies of goods and services or both of any combination thereof. मतलब क्या होता है? यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ऐसे दिखाया हुआ है कि कॉम्प्रोमाइजेशन होता है. कैसे कॉम्प्रोमाइजेशन होता है? जैसे कि द प्रोडक्ट विच यू आर टेकिंग, जो एक प्रोडक्ट आप परचेस करते हो ना, उसके साथ एक अदर प्रोडक्ट आपको नेचुरली बंडल्ड करके मिल जाता है ना. ऑटोमेटिकली द सेकंड प्रोडक्ट यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट. अंडरस्टैंड? फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वो देना ही पड़ता है प्रोडक्ट. कोई भी दुकानदार आपको ऐसा नहीं बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं मिलेगा करके. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि आप जब क्या परचेस करने जाते हो, लैपटॉप परचेस करने जाते हो, तो लैपटॉप परचेस करते समय जो आपको चार्जर मिलता है और जो बैग मिलती है, उसके लिए आपको दुकानदार मना कर सकता है क्या? बताओ मुझे. नहीं मना कर सकता, बिकॉज इट इज अ नेचुरली बंडल्ड किया हुआ है उनको, कि विदाउट लैपटॉप बैग नो वन कैन सोल्ड यू द लैपटॉप एज अ सप्लायर. यस और नो? मोबाइल लेने जाते हो तो देखो, चार्जर सप्लाइड अलोंग विद द मोबाइल फोन्स. विदाउट चार्जर आपको मोबाइल फोन मिलता है क्या बॉक्स में? ये नेचुरल है, नेचुरल है. आपने मोबाइल नया लिया मोबाइल, तो उसके साथ साथ आपको चार्जर मिलेगा ही मिलेगा. आपने ना बोला तो भी वो दुकानदार बोलेगा लेके जाओ, ये आपके बॉक्स में ही है. यस और नो? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? सो नेचुरली बंडल्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पोजिट सप्लाई. तो वो होता है कॉम्पोजिट सप्लाई अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. Okay, and that composite supply are dependent on the principal supply. Okay. Now what is mixed supply? Mixed supply according to section 2 subsection 74 of the CGST Act बोलता है कि mixed supply वो supply होता है where the two or more individual supplies, where the
Two or more individual supplies. See, the individual supplies of goods or services are getting you in a combination. Okay, or combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price. मतलब आपको वो क्या करता है, जबरदस्ती एक बंडल बना के देता है। ये नेचुरली बंडल नहीं होता है। यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट आपको एक साथ मिल सकते हैं, बट दे आर कंजंक्शन इन नेचर एंड दे आर कंबाइन इंडिविजुअली उनको कंबाइन किया जाता है, जबरदस्ती कंबाइन किया जाता है फॉर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, जैसे कि देखो, दिवाली या कोई भी ये होता है, ओकेजन होता है, तो बहुत सारे दुकानदार अपने दुकानों में ये रखते हैं, सेलिब्रेशन पैक रखते हैं। आपने देखा है सबने, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने सेलिब्रेशन पैक नहीं देखा होगा, है ना। तो सेलिब्रेशन पैक में क्या होता है, अलग अलग चॉकलेट्स होती है। 5 स्टार का होता है, जेम्स होती है, छोटा 5 स्टार, बड़ा 5 स्टार होता है, छोटी कैडबरी, बड़ी कैडबरी होती है ना, अलग अलग टाइप्स के। तो वो नेचुरली बंडल्ड होता है क्या? नहीं। मुझे अगर 5 स्टार खानी है तो मैं अलग से भी 5 स्टार ले सकती हूँ ना, अलग से 5 स्टार ले सकती हूँ। मुझे जेम्स खाना है तो मैं अलग से जेम्स ले सकती हूँ, बराबर ना। दुकानदार को बोलूंगी नहीं भाई, मुझे सेलिब्रेशन नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे तो सिर्फ 5 स्टार चाहिए। मैंने अगर 5 स्टार मांगा तो दुकानदार क्या मुझे सेलिब्रेशन का पैकेट देगा क्या, कि इसी में 5 स्टार मिलेगा करके? ऐसा होता है क्या? नहीं। द शॉपर्स सप्लायर्स कैन सेल द 5 स्टार जेम्स, डेरी मिल्क डिफरेंटली, इंडिविजुअली दे कैन बी सेल्ड, अंडरस्टैंड, दे मतलब सोल्ड, got it? So they are just packing a gift, wrapping the different individual products, goods in a one bundle, understand? That is, so that is the called as a mix supply. तो मिक्स सप्लाई में क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना टैक्स रेट अलग अलग होता है, अंडरस्टैंड, अलग अलग होता है, प्राइस अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। वैसे कॉम्पोजिट सप्लाई में था क्या? नहीं। लेकिन मिक्स सप्लाई में ऐसा होता है, गॉट इट? I hope all of you understand what is the composite supply and what is the mixed supply. Any doubt up to this? किसी को डाउट है यहाँ तक? See, the composite supply comprising of two or more supplies, one of which is a principal supply and other treated as a shall be treated as a supply of such a principal supply. तो ये जो composite है, it is just a part of a principal supply. ठीक है। और comprises of two or more supplies shall be treated as a supply of that particular supply which is attracts the highest rate of tax. यहाँ पे जो मिक्स सप्लाई होता है, जहां पे मैंने बोला कि तीन चार प्रोडक्ट एक साथ आपको ऐड करके दे दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसपे कम टैक्स होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसपे हायर टैक्स होता है, ऐसा होता है। लेकिन कॉम्पोजिट सप्लाई में ऐसा नहीं होता है। तो कॉम्पोजिट सप्लाई में जो होता है, जैसे कि मैंने बोला लैपटॉप और बैग, तो जो लैपटॉप है, लैपटॉप इज द प्रिंसिपल सप्लाई। लैपटॉप क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई। और जो आपको बैग मिल रही है उसके साथ एज अ एंसिलरी, दैट इज द एक्टिविटी विच यू आर गेटिंग, दैट इज द एंसिलरी है। ठीक है, कॉम्पोजिट एंसिलरी जिसे हम बोलेंगे, उसको कॉम्पोजिट करता है, बट इट इज अ नेचुरली बंडल्ड। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, जो जो बताया? नो डाउट? चलो ठीक है। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये वाला तो लास्ट टाइम करवाया था ना, चलो ये वाला देखो क्या नया लग रहा है। Mr. Hemant, write down the question. All of you, write down the question. Mr. Hemant of Mumbai supplies goods to Mr. Mahesh of Punjab for rupees 10,50,000
at the rate of tax 12%. Calculate the tax liability of Mr. Hemant. ध्यान से लिखो क्या पूछा है और क्या लिख रहे हो। मिस्टर हेमंत पंजाब मुंबई से है और मिस्टर महेश जो है वो है पंजाब से। तो मुंबई और पंजाब, तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? ऑब्वियसली टू स्टेट्स का नाम दिखाई दे रहा है, तो टू स्टेट्स का नाम है तो क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई है। इट इज अ इंटर स्टेट सप्लाई। यस और नो? यस, लिखा यहाँ तक? क्वेश्चन लिखा, उसके बाद आंसर लिखो। नेचर ऑफ सप्लाई इज इंटर स्टेट। दिख रहा है ना सबको प्रॉपरली? Now in this, see, the value of goods is 10 lakh 50,000. Okay, 10 lakh 50,000, and it is an interstate supply, so we will charge the IGST. So 12% IGST क्या हो जाएगा? गुड्स के वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद अमाउंट कितना आया? टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट 11,76,000। बराबर? 11,76,000। What is the question? We have to calculate the liability of Mr. हेमंत। मिस्टर हेमंत का कितना लाइबिलिटी होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। बराबर? Got it? कितना आ रहा है लाइबिलिटी फिर? व्हाट इज द टैक्स लाइबिलिटी? आ रहा है सबका 1,26,000। यस और नो? दिखा कि नहीं? आ रहा है क्या बराबर कैलकुलेशन? इतना आ रहा है ना? अमाउंट लिखा हुआ मैंने, बराबर है कि नहीं? यस, ओके। लिखा सबने? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
क्या लिख आगे क्या लिखा है देखो, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। क्या लिखा? महेश ने जो परचेस किया था गुड्स, दैट महेश सप्लाइड टू गुड्स मिस्टर रमेश। ओके, उसने रमेश को सप्लाई कर दिया। गॉट इट? देन कैलकुलेट लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर महेश। तो अभी महेश का कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे ₹12 lakhs at 12%. Okay. Now first read the question properly. अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, बोलोगे महेश ने सप्लाइड किया गुड्स टू द रमेश, रमेश ऑफ पंजाबी ले लो, ठीक है? नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। रुको, आपने आईजीएसटी लिया था ना, पंजाब से अलग भी ले सकते हो। सूरत ले लो, चलो सूरत। सेम ही ले लो, चलो। हेमंत ने सप्लाई किया किसको? महेश को। फिर महेश ने सप्लाई किया किसको? सूरज को। हेमंत ने महेश को, महेश ने सूरज को। ध्यान से सुनो, निकालने के लिए किसको बोला है लायबिलिटी? महेश का। महेश का लायबिलिटी बोला है, बराबर। तो महेश ने अभी 12 लाख का गुड्स सोल्ड किया हुआ है। कितने लाख का? 12 लाख का। तो सेल वैल्यू ऑफ गुड्स आएगा, कितना वैल्यू ऑफ गुड्स है? 12 लाख। 12 लाख के ऊपर 12% कितना आता है? 12 लाख के ऊपर 12% कितना आता है? 1,44,000। यस, 1,44,000। तो फिर आईजीएसटी कितना चार्ज होगा? 1,44,000 चार्ज होगा। तो टोटल, अच्छा प्लस है ना, सॉरी। तो प्लस करो, प्लस करके कितना वैल्यू आ रहा है? 1,44,000 को प्लस करोगे तो वैल्यू बताओ। 13,44,000। यस, 13,44,000 आ रहा है, बराबर। 1,344, हाँ बराबर। 13,40,000 नाउ टोटल वैल्यू आ गया, ठीक है, जो वैल्यू सप्लाई किया उसको। सो टोटल टैक्स पेएबल बाय मिस्टर महेश इज कितना? महेश फिर गवर्नमेंट को कितना पे करना चाहिए? महेश गवर्नमेंट को 1,44,000 पेड करना चाहिए। कितना? 1,44,000। लेकिन महेश बोलेगा अरे भाई 1,44,000 कैसे? जो गुड्स मैंने 10,50,000 में खरीदा था वही तो मैं 12 लाख में बेच रहा हूँ ना। समझा? 10 लाख में परचेस किया था, 10,50,000 में, वही गुड्स मैं अभी 12 लाख में बेच रहा हूँ। तो इसका मतलब जो 10,50,000 पे जो मैंने ये 12% पेड किया हुआ है वो तो इसमें इंक्लूड है ना। समझ में आ रहा है? वो तो ऑलरेडी पेड हो चुका है इस गुड्स के लिए। तो जो गुड्स मैं 12 लाख में बेच रहा हूँ उसमें ऑलरेडी मैं टैक्स पे कर चुका हूँ, बराबर। परचेस पे टैक्स में पे कर चुका हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे जितना भी वैल्यू ऑफ टैक्स है उसमें से हम लोग क्या करेंगे? टैक्स ऑन परचेस। टैक्स ऑन परचेस क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसने वो टैक्स पे किया है। कितना परचेस माइनस किया था? 1,26,000 आ रहा था ना स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन लिखा आपने उसमें। तो 1,26,000 जो परचेस पे टैक्स आ रहा था वो यहाँ पे हम लोग इसमें से माइनस करेंगे। तो फिर एक्चुअल लाइबिलिटी जो आएगा, एक्चुअल लाइबिलिटी
ऑफ महेश। तो महेश का जो एक्चुअल लाइबिलिटी, तो उसको 1,44,000 पे करने की जरूरत नहीं है, उसको कितना पे करना पड़ेगा बताओ? 1,12,00,000। मैं टैक्स की बात कर रही हूँ, पूरा अमाउंट मत बताओ, टैक्स का अमाउंट बताओ, यहाँ पे टैक्स का अमाउंट पढ़ रहे हैं हम लोग। 1,44,000 में से 1,26,000 अमाउंट बताओ, माइनस करके कितना आ रहा है? 18,000। तो सिर्फ देखो फिर, पेड करना था कितना? 1,44,000 तो टैक्स पे करना था उसको, लेकिन जब उसको ये देखो, ये इनपुट टैक्स बेनिफिट जब उसको मिला, तो अभी सिर्फ उसको कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ 18,000 पे करना पड़ेगा। समझा? गॉट इट? इस तरह से लाइबिलिटी चार्ज होता है। समझ में आया? सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों आएगा भाई? पंजाब और सूरत है, सूरत है, ये सूरज नहीं, सूरत। सूरत बोला था मैंने, सूरत लिखते समय सूरज लिखा, ये सूरत है। पंजाब में उसने परचेस किया, लेकिन बेचा सूरत में ना। सूरत कहाँ पे है? गुजरात में। तो इंटरस्टेट हुआ ना, इंट्रास्टेट कहाँ हुआ बेटा? सेम जो क्वेश्चन लिखवाया था उसी में चेंजेस करवाए सिर्फ मैंने। समझ में आया अभी? अगर यहाँ पे सूरत की जगह पंजाब होता तो इंट्रास्टेट आता था, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगता था। तो खाना खा रही है कि बशी रही है? मायर भी थाली में डाल रही है कि मायर भी? काढते काम की. ये बघ, काम खराब करने का है क्या काम? समझा? किसी को डाउट है इसमें? टाइगर आली खाऊंगी. नो डाउट? क्लियर? लिख लिया सबने? लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो और फिर बाद में लिखो जिन्होंने नहीं लिखा है। ओके, ले लिया? चलो ठीक है फिर। अभी ये बातें ध्यान रखना जो भी बताया है मैंने, ठीक है? So we will stop here for the day and we will start in the next lecture. सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।